हेलो गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऑप्टिकल मिनरलोजी और ये है आपका लेक्चर 9 ऑन मिनरलोजी। ऑप्टिकल मिनरलोजी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर आपके समझ में आ गया ना, एक बार पकड़ में आ गया तो मज़ा सा आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो एक ठसक रह जाएगी, एक टीस रह जाएगी कि यार पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है ये। और उसके बेसिस पे होगा क्या है, जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना, सत्यानाश हो जाएगा उनका। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ पे अपन ऑप्टिक्स के कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बेसिक्स, बहुत एडवांस लेवल के नहीं, बेसिक्स कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे ताकि आपको ऑप्टिकल मिनरोलॉजी अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ इस नाम से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी वी विल ट्राई टू यूज़ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स टू आइडेंटिफाई द मिनरल्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में ऐसा क्या खास उखाड़ लेंगे हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं कर पाए। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिक डिफरेंस क्या है ये बताओ। जैसे मान लो कि आप बोलोगे कि सर हम मिनरल्स की लाइट की प्रेजेंस में स्टडी करेंगे ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कर रहे थे, अंधेरे में थोड़ी पढ़ रहे थे, वो भी लाइट में पढ़ रहे थे। जैसे ये कि मिनरल है मान लो, अब इस मिनरल को तुम अंधेरे में पढ़ोगे तो क्या दिखेगा, क्या हमारे जो दो नैन हैं, ये वाले दो नैन, ये इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आपको लाइट में दिखेगा कुछ, मतलब जो कुछ भी आप देख पा रहे हो वो लाइट में दिखेगा, अंधेरे में नहीं दिखेगा। ये हमारे विजुअल अपरेटस डिज़ाइन ही इस तरह से है। अब लाइट आपकी आर्टिफिशियल हो सकती है, आपकी नेचुरल हो सकती है। अब आर्टिफिशियल में जैसे आप जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, आसपास में कोई बल्ब जल रहा होगा, कोई ट्यूबलाइट जल रही होगी, वो आपके आर्टिफिशियल लाइट का एग्जाम्पल है। और जब आप बाहर जाएंगे, धूप दिख रही है, ये आपकी नेचुरल लाइट है। अब ये लाइट है क्या, सवाल बनता है ना कि ये लाइट क्या है। तो ये जो आप हैंड स्पेसिमेन में पढ़ रहे थे, ये भी तो लाइट की प्रेजेंस में पढ़ रहे हैं, अंधेरे में तो नहीं पढ़ पाओगे इसको भी, है ना। तो ऑप्टिकल मिनरलोजी फिजिकल प्रॉपर्टीज से कैसे डिफरेंट है, एक बात। दूसरा, ऑप्टिकल मिनरलोजी में हम ऐसा क्या कर लेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं कर पा रहे। पॉइंट ये है कि वाई डू वी नीड टू स्टडी द मिनरल्स और वाई डू वी नीड टू स्टडी द ऑप्टिकल मिनरलोजी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने क्या किया था कि ये कलर है, ये स्ट्रीक है, ये लस्टर है, ये क्लीवेज है, ये हार्डनेस है, ये फ्रैक्चर है, ये पीजो इलेक्ट्रिक है या पायरो इलेक्ट्रिक है, या फेरोमैग्नेटिक है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, या पार्टिंग कैसा है, फ्रैक्चर कैसा है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कैसे है, कितना है, क्या कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बेसिस पे अपन उसको क्लासिफाई कर पा रहे थे कि दिस में बी ए सिलिकेट, कार्बोनेट, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन ये नहीं बोल पा रहे थे कि ये प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार में एल्बाइट है कि अनोर्थाइट है। पायरोक्सिन्स में ये नहीं बता पा रहे थे कि एस्टेटाइट है कि हाइपोस्टीन है कि ओगाइट है कि क्या एपिजेनाइट है कि हेडनबर्गाइट है। ओलिविन में ये नहीं बता पा रहे थे कि फोस्टेराइट है कि फाइलाइट है। ऑर्थोक्लेज है कि सेनेडिन है कि माइक्रोक्लीन है। क्वार्ट्ज की अलग अलग वेराइटीज़ थी, उसमें क्या है नहीं पकड़ में आ रहा था। मतलब हम एक सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन नहीं दे सकते, हम उसको एक एज तक ले जाके छोड़ देते हैं कि हाँ यार ये मिनरल ये हो सकता है, मे बी कंफर्म नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये क्वार्ट्ज ही है। समझ रहे हो ना। ऑप्टिकल मिनरलोजी में क्या होता है कि हम मिनरल को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ भाई ये मिनरल ये है, ये मिनरल ये है। सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज जो शो करते हैं, ये अल्बाइट है, ये अनोर्थाइट है, ये लेब्रोडाइट है, ये बायोटोनाइट है। इस तरह से अपन क्लासीफाई कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं एग्जैक्टली। आप बोलोगे ऐसा कैसे कर लेते हैं हम, ऐसा इसलिए कर लेते हैं कि एक तो अपन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, और वो एक तो मैग्नीफाई इंस्ट्रूमेंट है। मैग्नीफाई का मतलब है कि उसको अपन बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। तो जो हैंड स्पेसिमेन में जो चीज़ें हमसे मिस हो गई थी वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में मिस नहीं होंगी। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में दूसरा ये है कि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लाइट। अब आप बोलोगे कि पहले तो ये लाइट ही नहीं समझ में आ रहा था, अब नॉर्मल लाइट और घुसा दिया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट और घुसा दिया, ये क्या मतलब है, क्या करना क्या चाहता है मास्टर। धीरे धीरे अपन इसको डील करते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि ऑप्टिकल मिनरलोजी का मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले इतिहास बताता हूँ, ठीक है। इतिहास इस तरह से हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ऐसे नहीं कि कहाँ से ये डेवलप हुआ कैसे। एग्ज़ाम्स में जो इनिशियल स्टेज पे क्वेश्चन पूछे जाते थे वो ऐसे पूछे जाते थे कि हाँ भाई
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, हाँ भाई क्रिटिकल एंगल निकालो, हाँ भाई ये बताओ कि इतना वेवलेंथ है, इतनी वेलोसिटी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ, हाँ भाई ये बताओ कि आइसोट्रोपिक है कि एनाइसोट्रोपिक है। फिर बोला कि अच्छा एनाइसोट्रोपिक में ये यूनिएक्सियल है कि बाईएक्सियल है। फिर बोले कि अच्छा बाईएक्सियल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर बोले कि अच्छा ये मैंने यूनिएक्सियल पॉजिटिव पूछ रहा हूँ और मुझे बताया कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, या यूँ पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल ये है और ये बताया कि ये यूनिएक्सियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऐसे ही बाईएक्सियल में हो गया, है ना। फिर आप बोलोगे कि यूनिएक्सियल बाईएक्सियल क्या है, ये आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक क्या है। तो आप बोलोगे कि एनाइसोट्रोपिक मिनरल्स वो हैं जिनके अंदर डबल रिफ्रैक्शन होता है। वेट अ मिनट, ये डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आप बोलोगे कि एक रे जब मिनरल में एंटर करती है तो वो दो टुकड़ों में टूट जाती है, एक रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो करती है, दूसरी नहीं करती है। तो आप बोलोगे एक सेकेंड मास्टर सांस ले ले, ये बताए कि रिफ्रैक्शन के लॉ क्या है ना। फिर आपको पूछा गया कि चलो ठीक है, ये तुमने ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स बताओ कि यूनिएक्सल के लिए कैसा होगा, बाईएक्सल के लिए कैसा होगा। फिर एग्जामिनर और एडवांस फॉर्म में गए, बोले कि इंटरफेरेंस फिगर बताओ, इनके इंटरफेरेंस फिगर कैसा होगा, यूनिएक्सल का कैसा होगा, बाईएक्सल का कैसा होगा। फिर वो एक्सेसरी प्लेट पे चले गए, फिर वो रिटार्डेशन पे चले गए, फिर रिटार्डेशन और इंटरफेरेंस को मिक्स करके पूछने लग गए, 2V एंगल के बेसिस पे पूछने लग गए। आप बोलोगे एक सेकंड ये 2V एंगल क्या है। अब ठीक है, अब ऐसे क्या है कि ये चीज़ है वो एडवांसमेंट में चलता चला जाएगा, और बाकी की प्रॉपर्टी जैसे एक्सटिंक्शन कैसा होता है, प्लियोक्रिज्म क्या होता है, प्लियोक्रिज्म में कितने सेट्स होते हैं कलर के, ये अपना एक्सटिंक्शन में क्या क्या होता है, कितने तरह का एक्सटिंक्शन होता है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी उनका एक्सटिंक्शन में कैसे यूज़ करेंगे। तो अब आपके क्या हो गया कि समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ये इतना कुछ कैसे मामला हो गया। अब देखो यहाँ पे अब आपको यही नहीं पता होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मैं बोलूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन क्रिस्टलोग्राफी कोरेस्पॉन्ड्स टू द लेंथ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सारे क्रिस्टल जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उनकी लेंथ इक्वल है ना। तो उसके अंदर हर डायरेक्शन के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो भी एक जैसा होगा। अब आपसे पूछे कि अच्छा ठीक है लाडले ये तो बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। मैं बोलूँ कि टेट्रागोनल और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए मेरे पास में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक उसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ए बी उनकी लेंथ इक्वल है, और सी जो वर्टिकल एक्सिस है वो अनइक्वल है। तो मेरे को दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि पहले तो ये तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। फिर मैंने बोला कि डबल रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन क्या है, डबल रिफ्रैक्शन की तो बाद में बात कर लेना, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि अगर आपको ऑप्टिकल मिनरोलॉजी पढ़नी है तो यू हैव टू हैव द स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कैसे होता है, रिफ्रैक्शन के लॉस क्या हैं, रिफ्लेक्शन के लॉस क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, और उसके बेसिस पे हम कैसे उसको मिनरल्स में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद अब समझ में आना चाहिए। फिर आपसे बोला जा रहा बार बार कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी से याद आ रहा होगा क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर, चीज़ें कनेक्ट होंगी वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बोलूँगा, वहाँ पे मैं आपको वेवलेंथ बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी बोलूँगा, वेलोसिटी बोलूँगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे, एक वर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी हो रहेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पर लेके जाएंगे। और टॉप लेवल क्या है कि वहाँ तक पहुँचने के बाद में आज तक के इतिहास में गेट, नेट, जीएसआई, जेएम, बीएसयू, डीयू जितनी भी एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन आए ऑप्टिकल मिनरोलॉजी से आप ऐसे कर पाओ। कैसे? ऐसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी का एक फंडामेंटल अजम्पशन है। फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि मिनरल्स आर हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ डायाफिनिटी, मतलब कि दे कैन ट्रांसमिट द लाइट। ट्रांसमिट करने का प्रॉपर्टी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायाफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायाफिनिटी। इसको मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस किया था। और डायाफिनिटी के बेसिस पे अपन तीन तरह के मिनरल बेसिकली डिफाइन करते हैं। कैसे कैसे, डिग्री ऑफ डायाफिनिटी के बेसिस पे तीन तरह के मिनरल्स हैं अपने पास में। कौन से, एक आपके ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक आपके ट्रांसलूसेंट और एक आपके ओपेक। ये जो दोनों हैं ये आपके क्या हैं, नॉन
ओपेक मिनरल्स हैं। कैसे मिनरल हैं? नॉन ओपेक मिनरल्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ओपेक मिनरल्स हैं इनका क्या बोल रहे हैं अपन की डिग्री ऑफ डायफिनिटी जो है वो क्या है? 0 है। मतलब इनके अंदर लाइट जो है वो अंदर नहीं जा सकती, इनके सरफेस पे टकरा करके बाहर आ जाएगी। अब सरफेस पे टकरा करके वापस उधर ही आ जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो अब जो ओपेक मिनरल्स है ये मेनली कौन से होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब मेटेलिक मिनरल्स के लिए अपन क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और इन ऑर्डर टू स्टडी दी ओपेक मिनरल्स। ठीक है, ओपेक मिनरल्स का जैसे कोई एग्जांपल होता है, जैसे पाइराइट है ना, पाइराइट FeS2, तो ये एक ओपेक मिनरल। तो उसके लिए अपन ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन ट्रांसमिट लाइट की भी बात नहीं करेंगे। ट्रांसमिट लाइट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आपने एक कांच का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर मोबाइल से फ्लैश टॉर्च किया, ठीक है, और देखेंगे तो कांच के आर पार देख सकते हैं, उस ग्लास के आर पार देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि द ग्लास हैज़ द प्रॉपर्टी टू ट्रांसमिट द लाइट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डायफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में 2 मिनरल आ गए, एक नॉन ओपेक मिनरल और एक आपका ओपेक मिनरल। ओपेक मिनरल की तो बात अपन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में करेंगे नहीं, वो अपन जब और जियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ और मिनरल्स, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डील करेंगे। यहाँ पे अपने को क्या डील करना है? मेनली नॉन ओपेक मिनरल्स को डील करना है। अब नॉन ओपेक मिनरल्स में भी 2 चीज़ें हैं, एक तो डिग्री ऑफ डायफिनिटी बहुत ज़्यादा है, एक में बहुत कम है और एक में और भी कम होती है। जिनमें हैंड स्पेसिमेन में जो अपने को ओपेक मिनरल दिख रहे होते हैं या डार्क कलर्ड मिनरल दिख रहे होते हैं वो भी एक्चुअली आपके ट्रांसपेरेंट मिनरल्स होते हैं। कैसे? मान लो कि जैसे ये डस्टर है, ये मेरे को अभी बिल्कुल नॉन ओपेक, बिल्कुल ओपेक दिख रहा है, मतलब इसकी सरफेस के अंदर मैं आर पार नहीं देख सकता, लेकिन इसकी सरफेस से टकरा करके लाइट आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एकदम ग्राइंड कर दूं, एकदम थिन कर दूं, एकदम थिन स्लाइस इसकी लूं, तब देखूंगा तो पता चलेगा कि यार इसके अंदर से लाइट गुजर सकती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मिनरलोजी में करते क्या है? या तो पाउडर सैंपल लेते हैं मिनरल्स का, या फिर एकदम थिन स्लाइसेज अपन लेते हैं। कितनी थिन? अपन बोलते हैं कि जनरली 0.03 मिलीमीटर थिक, और इसको अपन क्या बोलते हैं? थिन सेक्शन, जिसको अपन कनाडा बाल्सम से जोड़ करके ग्लास के ऊपर माउंट कर देते हैं। उसके अपन पूरी प्रोसीजर समझेंगे कि कैसे थिन सेक्शन बनाए जाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे थिन सेक्शन को काटा जाता है। एक थिन सेक्शन जब बनाते हैं तो उसको किस तरह से कटिंग करते हैं उसकी, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो कि जो थिन सेक्शन बना दिया, और ये थिन सेक्शन का जो सैंपल था, जो स्पेसिमेन था ओरिजिनली, जो थिकनेस उसकी अच्छी खासी थी 1 मीटर की या 1 सेंटीमीटर की या 10 सेंटीमीटर की, और जब वो मैं उसको देख रहा था तो वो मेरे को बिल्कुल ओपेक जैसा दिख रहा था। लेकिन जैसे मैंने उसको थिन सेक्शन बनाया उसका, तो मुझे बिल्कुल क्या एक नॉन ओपेक मिनरल की तरह काम करने लग गया, मतलब ट्रांसपेरेंट है वो, दिखने लग गया, उसके आर पार मैं देख सकता हूँ। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। अब जैसे ऑर्थोक्लेज है, तो ऑर्थोक्लेज को जब आप ऐसे हैंड स्पेसिमेन में देखोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा? ओपेक मिनरल दिखेगा, उसके आर पार नहीं देख पाओगे। लेकिन जब उसका एकदम थिन सेक्शन ले लेंगे ना आप, एकदम स्लाइड और या पाउडर्ड मटेरियल कर देंगे उसको, और उसके बाद में उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में स्टडी करेंगे, तो वो आपको कैसा दिखेगा? नॉन ओपेक मिनरल दिखेगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? ये चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे ये नॉन ओपेक मिनरल आ गए, तो ये नॉन ओपेक मिनरल है, उनको अपन 2 कैटेगरी में डालते हैं। जैसे नॉन ओपेक मिनरल, इनको अपन 2 कैटेगरी में डाल देते हैं। एक है अपना आइसोट्रोपिक और एक है अपना एनाइसोट्रोपिक। अब आप बोलोगे कि आइसोट्रोपिक क्या होता है और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है? मैंने क्रिस्टलोग्राफी में आपको बताया था, क्रिस्टलोग्राफी में ये टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस कर चुके थे। क्या बोला था कि आइसोट्रोपिक मिनरल्स आर दोज इन विच अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन वी विल गेट द सेम कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, और व्हेन द प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट विद डिफरेंट डायरेक्शंस, इसको अपन ने क्या बोला था? आइसोट्रोपिक। और व्हेन along the directions properties are varying, और when we are getting variation in properties along the different direction, that is your anisotropic। तो इसका ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में क्या रोल है? यहाँ पे अपन बोलते हैं इसको ऑप्टिक्स के रेस्पेक्ट में कि आइसोट्रोपिक मिनरल्स वो हैं जिनके अंदर हर डायरेक्शन के अंदर लाइट की वेलोसिटी है वो सेम हो हर डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या है? आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक में अलग अलग डायरेक्शन में लाइट की जो प्रोपेगेटिंग वेलोसिटी है वो अलग अलग है।
अब आप बोलोगे कि सर ये लाइट की वेलोसिटी मिनरल के अंदर ऐसे कैसे, समझ में नहीं आया मामला। यहाँ से अपन को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़, अब जैसे मैं आपको आगे बोलूँ कि एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स है वो आगे मेरे फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं यूनिएक्सियल एंड बाई एक्सियल में। अब यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल मैंने किसके बेसिस पे डिफाइन किया, ऑप्टिक एक्सिस के बेसिस पे। तो जैसे मैं ऑप्टिक एक्सिस डिफाइन करूँ तो ये क्या है कि ये डायरेक्शन अलोंग विच वी आर नॉट गेटिंग द फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। आप बोलोगे डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, डबल रिफ्रैक्शन ये क्या होता है। अब डबल रिफ्रैक्शन से पहले तो मेरे को ये बताओ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। और रिफ्रैक्शन के लॉज, अब जैसे डबल रिफ्रैक्शन में मैं क्या बोलूँ कि ये एक रे थी मेरी, है ना, ये एक मिनरल में इंटर हुई तो ये दो टुकड़ों में टूट गई, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। तो अब ये ई रे है मान लो, ये ओ रे है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ओ रे विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ई रे विल नॉट ओबे द फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप बोलोगे कि मास्टर क्यों उलझा रहा है यार, सही से पढ़ा देना, क्यों मज़े ले रहा है हमारे। अब देखो यहाँ पे चीज़ें समझो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें कि आपको जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे ना तब तक लाडले पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेसिक्स की इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है जब भी आप बड़े कंसेप्ट समझना चाहते हो। स्पेसिफिकली ऑप्टिकल मिनरलोजी जब पढ़ना चाहते हो तो आपको बेसिक्स आना ही चाहिए, कोई इफ़ एंड बट का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। आज हम बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन अपनी ऑप्टिकल मिनरलोजी जो एक्चुअल है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब कहानियाँ आपकी बिल्कुल स्टार्ट होएगी यहाँ से। देखो ऑप्टिकल मिनरलोजी का बेसिक सा मीनिंग ये है कि व्हेन वी आर स्टडिंग द मिनरल्स अंडर द प्रेजेंस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट और विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप। अब सिंपली जो माइक्रोस्कोप होता है और पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है अपन डील करेंगे जब अपन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। यहाँ से अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्टिकल मिनरलोजी में अपने पास में ऑप्टिकल वर्ड आ रहा है, तो ये ऑप्टिकल वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि व्हेन वी डू स्टडी दी लाइट, क्या है, व्हेन वी स्टडी लाइट। अब ये लाइट क्या है, लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। लाइट का मतलब ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे तो इट इज़ ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप बोलेगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। देखो इनिशियली ये माना गया था कि ये जो अपनी लाइट होती है ये एक वेव फॉर्म है। वेव का मतलब समझते हो ना कि जो प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर उसके पार्टिकल्स हैं वो मोशन करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वेव अगर इस तरह से ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक वेव इसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा होगा। जैसे ये तो बना नहीं, जैसे अपन ये बनाए यहाँ पे ये है, तो इसके परपेंडिकुलर किसके मोशन होंगे, मैग्नेटिक के, ठीक है। और लाइट के जो प्रोपेगेटिंग डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के अलावा होगी और एक स्ट्रेट पाथ में होगी। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। लाइट का मतलब क्या है कि इट इज़ ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है, वेवलेंथ के बेसिस पे। आप बोलोगे कि ये वेवलेंथ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक वेव फॉर्म है, ठीक है। और सक्सेसिव जो हाई पॉइंट है या लो पॉइंट है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, वेवलेंथ बेसिकली है डिस्टेंस, ठीक है। ये सक्सेसिव जो पॉइंट होते हैं हाई मैक्सिमम हाइट के या मैक्सिमम मिनिमम हाइट के, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या है कि ये वेरियस वेवलेंथ्स की जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको इंक्लूड किया हुआ है। अब वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं आपकी, मिनिमम कौन सी है,
मतलब ऐसी कौन सी वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में या वेव्स हैं, उनकी मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ अगर अपन जाना चाहें तो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ जो है वो किसकी है अपने पास में, गामा रे, ठीक है। उसके बाद में एक्स रे, उसके बाद में यूवी रेज, और उसके बाद में विजिबल वाले में वही होता है अपना विबग्योर, ठीक है। विजिबल में भी सबसे छोटी किसकी है, वॉयलेट की, और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, रेड की। और उसके बाद में इंफ्रारेड, उसके बाद में माइक्रोवेव, और उसके बाद में रेडियो वेव, ठीक है। मतलब जैसे आप गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। न्यू से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं, ये डिक्रीज होएगी। आप बोलोगे कैसे, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो लाइट अपन बोल रहे हैं ना, ये लाइट वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो अपन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि ये जो नैनोमीटर है इसको मैं एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहता हूँ। किस में चेंज करना चाहता हूँ, एंगस्ट्रॉम में। तो कैसे करेंगे, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर, और एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ बोलें कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो इस नैनोमीटर को मुझे मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 390 नैनोमीटर हटा दूंगा पहले। कैसे हटाऊंगा, 10⁻⁹ मीटर कर दिया। इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम में। तो एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10⁻10। तो ये 390 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आ गया। यहाँ से 10⁻9 है, ये 10⁻10 है, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 390 इंटू 10 इंटू एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है 3 से लेकर के एंगस्ट्रॉम, ऐसा भी लिखा होता है। कुछ बुक्स में ये वैल्यू जो है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी दिया हुआ होता है, ठीक है। और कुछ बुक्स में 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम भी दिया होता है। लेकिन मोर और लेस आप रेंज कितनी मानेंगे कि 35 से 8000 एंगस्ट्रॉम की ये जो रेंज है ये लगभग एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब आपने लाइट डिफाइन कर दी। लाइट को क्या बोला कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो मॉडर्न जो क्वांटम फिजिक्स में जो अपन डेफिनेशन देते हैं लाइट की, वो होती है बीम ऑफ फोटोन। क्या, इट इज़ ए बीम ऑफ फोटोन्स। अब फोटोन्स क्या होते हैं, ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं तो इनकी एनर्जी कितनी होती है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है मैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रिक वेव्स का। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये भी समझ में आ गया है कि जो लाइट है उसकी जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो आपकी कौन सी है, विजिबल लाइट को अपन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में बदलना चाहें तो कैसे बदलोगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसको एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3900 एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, यह आ गया। अब एक यहाँ पे देखा था कि एक नैनोमीटर में कितने मीटर हैं, 10⁻⁹। तो एक मीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे, 10⁻9 नैनोमीटर। तो यहाँ से करेंगे आप सोल्व इसको, तो 3900 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻9
और यूनिट क्या आ जाएगी, नैनोमीटर। क्लियर है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 390 नैनोमीटर। कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो कुछ भी लिखना है लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो। ये आज अपने को कई सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़े मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ छोटा सा। जैसे आप जब ऑप्टिकल मिनरलोजी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ई रे कुछ आएगा, ओ रे भी आएगा। तो ये रे क्या है बेसिकली, है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। अपन ऑप्टिक्स को है ना दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक होती है आपकी रे ऑप्टिक्स और एक होती है आपकी वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में अपन तब पढ़ते हैं जब अपने ऑब्जेक्ट की साइज़ जो है वो वेवलेंथ की साइज़ से बहुत बड़ी हो। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स की स्टडी अपन तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट की साइज़ और अपनी वेवलेंथ की साइज़ एक जैसी हो। अब साइज़ का मतलब समझ गए ना, अपन मीटर में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मीटर की बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो रे होती है ये क्या होता है बेसिकली। अब अपने को पता है कि जो लाइट है ये ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। अब आप बोलोगे वेव ऑप्टिक्स में तो बैंड हो जाती है, वो बैंड कैसे होती है उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट ध्यान में रखना कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। तो ये जो स्ट्रेट पाथ है लाइट का, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रे। और जब अपने पास में बहुत सारी रे हो जाएंगी, तो जैसे मान लो एक ये है, 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 तो इसको अपन बोल देंगे बीम ऑफ रेज। समझ में आ गया ना। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि रे का मतलब क्या बोल रहे हैं। तो जैसे एक सिंगल रे बोल रहे हैं, ई रे, तो ये ई रे बोलने का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे ओ रे बोला, तो आपको पता चलना चाहिए कि सिर्फ एक लाइट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। और जब अपन बोलेंगे ओ रेज, तो बहुत सारी रेज हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। या बीम ऑफ रेज बोलेंगे तो बहुत सारी रेज हैं वो एक स्ट्रेट पाथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, या प्रोपेगेट कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से अपन चीज़ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको वापस फिर से हटा देता हूँ और अपन डिटेल्स में चलते हैं। अब यहाँ पे अपन स्पीड वगैरह की बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। मतलब वैक्यूम के अंदर जब जाए, अब वैक्यूम क्या होता है, मतलब खाली निर्वाला एरिया होता है या पूरा भरा हुआ एरिया होता है, तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती हैं तो उनकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। वो स्पीड कितनी है इनकी, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेल स्पीड की यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और इसको अपन मैथमेटिकली बोलते हैं तो ये क्या है, न्यू इंटू लैम्डा। अब ये जो लैम्डा ये मेरी क्या थी, वेवलेंथ, और ये जो न्यू है ये मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपन कैसे डिफाइन करते हैं, पर सेकंड ऑसिलेशन। जैसे मान लो ये मैं हाथ झटका रहा हूँ ऐसे ठक 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 ठक, तो एक सेकंड में कितनी बार हुआ। ठीक है, ये पॉइंट तो फिक्स है ना, यहाँ पे ये रिस्ट वाला पॉइंट तो फिक्स है, और इसके रिस्पेक्ट में कितनी बार ये ऑसिलेट किया, ये मेरी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी की पर यूनिट अपन पर सेकंड बोलते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, और इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, HZ। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पर सेकंड ऑसिलेशन कितने हुए। ठीक है, तो इसको अपन न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, या पर सेकंड भी अपन सीधा सिंपली बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये मेरा जो c = न्यू लैम्डा है। अब ये c है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना मेरी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन जैसे बोल रहे हैं कि गामा से एक्सरे की तरफ गए, यूवी की तरफ गए, विजिबल गए, इंफ्रारेड आए, इंफ्रारेड से माइक्रो की तरफ गए, और फिर रेडियो वेव पे चले गए अचानक से। तो यहाँ से यहाँ की तरफ जब अपन जाएंगे तो मेरा क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही है, और ये फॉर्मूला क्या हो रहा है कि c = न्यू इंटू लैम्डा, तो अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि जब गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। नेट के एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कैसे,
उन्होंने पूछ लिया है कि चलो बताओ कि कौन सा इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही तरीके से अरेंज्ड है फॉर वेवलेंथ। तो जैसे आपको यहाँ पे चारों दे दिया, यूवी दे दिया, इंफ्रारेड दे दिया और रेडियो वेव दे दिया, ठीक है, कोई भी चार दे सकता है। अब आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ये वाली, कि पहले गामा आएगा, फिर एक्सरे आएगा, फिर यूवी आएगा, फिर विजिबल आएगा, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो अपने को पता है कि जब वेवलेंथ की बात करेंगे तो सबसे छोटी वेवलेंथ इधर से होगी, फिर यहाँ रेडियो वेव तक जाते जाते वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब इसको आपको अगर एडजस्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, गामा, फिर गामा की लेस देन होगी किससे, विजिबल से, यूवी रेज से, और उसके बाद में इंफ्रारेड, और उसके बाद में रेडियो वेव। यहाँ से साइन देख लेना आराम से, ये वेवलेंथ के लिए बोल रहे हैं। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। और इसी को अपन फ्रीक्वेंसी के लिए कर दें, नेट वालों ने कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, कि मेरे को फ्रीक्वेंसी के लिए इसको सेट करना है, तो कैसे हो जाएगा, यही साइन चेंज हो जाएगा। गामा की सबसे ज़्यादा होगी, फिर यूवी की होगी, फिर आपकी किसकी होगी, इंफ्रारेड की होगी, फिर आपका रेडियो वेव का होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी के लिए आपको करवाए तो इस तरह का ऑर्डर हो जाएगा और ये इस तरह का ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हो ना इस चीज़ को। जैसे मान लो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एम वी आर की बात करते हैं, तो m1 v1 और r1 इक्वल्स टू m2 v2 r2। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ एक छोटी सी चीज़ कि m1 और m2 दोनों बराबर है, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ वन, वेलोसिटी v1 और v2 के बीच में रिलेशन ऐसा है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। अब ये किस सूरत में इक्वल हो सकता है, ये तभी इक्वल हो सकता है कि r2 इज ग्रेटर देन r1, अदरवाइज तो बराबर हो नहीं सकता ना। अब आपको पता है कि m1 m2 बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, और v1 ग्रेटर देन v2 है, और m1 v1 r1 इक्वल्स टू m2 v2 r2। अब ये दोनों बराबर हैं, v1 इज ग्रेटर देन v2, तो r1 हैज़ टू बी लेसर देन द r2। इस तरह का रिलेशन समझ में आ रहा है ना पॉइंट आपको। तो c जो स्पीड दे रहे हैं अपन लाइट की, वो कितनी है, न्यू इंटू लेमडा। अब न्यू आपका क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब लेमडा बढ़ेगा तो इसको घटना पड़ेगा, और इसी के कंसेप्ट के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन 4-4 नंबर के वो पूछ चुका है ऑलरेडी। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए मैं आपसे एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ छोटा सा। न्यूमेरिकल क्या है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इफ द वेवलेंथ इज 4000 नैनोमीटर। क्या दे दिया, 4000 नैनोमीटर। क्या बोल रहा है, न्यू निकालो कब, जब आपको लैम्डा दिया हुआ 4000 नैनोमीटर। दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बहुत आराम से, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके पास में रिलेशन कैसा है, न्यू लैम्डा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यू निकालना है तो c अपॉन लैम्डा कर दोगे। c की वैल्यू अपने पास में फिक्स है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, 4000 नैनोमीटर। अब अपने को पता है कि c बाई लैम्डा जब मैं करूँगा तो ये सिंपल सा हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4000 नैनोमीटर। अब यहाँ पे नैनोमीटर दिया हुआ है और मैं डिवाइड किसको कर रहा हूँ, मीटर से, तो ये यूनिट आपकी बराबर होनी चाहिए। आपको पता है ना ये चीज़, तो कि गुणा दो चीज़ों को तभी आप कर पाएंगे जब दोनों की यूनिट जैसी हो, या एक दूसरे को डिवाइड तभी कर पाएंगे जब यूनिट एक जैसी हो। तो यहाँ पे मुझे नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक नैनोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁹ तो कर दो यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। कितना करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ही मेरा, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁹ मीटर। अब ये -9 जाएगा ऊपर, जुड़ जाएगा, ये 4000 भी था ना यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶, और ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 6 और 8, 3 × 10⁻14। अब मीटर से मीटर कैंसिल, तो पर सेकंड आ गया। अब बट्टे में क्या है, 4 और है, तो 4 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 पंजो 20, 4 पंजो 20, तो 7.5 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, या न्यू की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। अब मान लो कि यही न्यूमेरिकल सेम टू सेम अगर आपको इस तरह से दिया हुआ होता कि c की वैल्यू तो फिक्स है, अब आपको वेवलेंथ की वैल्यू आपको 400 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ होता है,
तो ये एंगस्ट्रॉम को जब तक आपको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक यूनिट कन्वर्ट करनी है और डिवाइड कर देना है। अब समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए लाडले, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ गया ना कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी घटेगी, और फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। तो अपन रेडियो वेव से गामा की तरफ आएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और रेडियो वेव से गामा की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ घटेगी, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा और। चलिए अपन रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली कि मान लो आपके पास में एक सरफेस है, ठीक है, ये एक यहाँ पे सरफेस है, और ये सरफेस इस तरह से काम करती है कि इसके ऊपर जो है वो एक अलग मीडियम है और नीचे इसका एक अलग मीडियम। मान लो कि ये मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है, एंड दिस इज द सरफेस विच इज सेपरेटिंग द मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2, ठीक है। अब मान लो कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। अब रे का मतलब समझ गया ना, स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट, पकड़ में आ गई बात। अब जैसे ये इंसिडेंट होगी तो कोई पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर अपन एक लाइन खींच लेते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर सरफेस टू दी सेपरेटिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इस लाइट के, इस रे ऑफ लाइट के पास में एक ऑप्शन है, वो क्या है कि या तो ये इसके अंदर जाए या इसके बाहर निकल जाए। मान लेते हैं कि ये ओपेक मिनरल है, ठीक है, या ओपेक मीडियम है। ओपेक मीडियम का मतलब है कि इसके अंदर ये ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, इसको वापस जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो ये वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है। इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि रे ऑफ लाइट आ रही है, एक सरफेस पर टकराई और जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो अब ये नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल बनेगा इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये आपकी कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इसके साथ में एक एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ में, इसको अपन आर से डिनोट कर रहे हैं। और ये इंसिडेंट रे जो है ये नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगी, इसको अपन आई से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे फंडामेंटल पॉइंट ये देखने को मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं अपन। रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ में आ गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो अपन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन ए रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, ठीक है, देन इट विल मेक एन एंगल टू द नॉर्मल एंड इट विल रिफ्लेक्टेड टू द सेम मीडियम, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये हमेशा एक जैसा ट्रूथ रहेगा, कभी भी इसका वोलेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा एक बात आप बोलोगे कि ये तो प्लेनर सरफेस थी, इसलिए चलो समझ में आ गया कि ठीक है, मान लिया तेरी बात मास्टर, तू भी क्या याद रखेगा, चल मान ले कि यहाँ पे ये स्फीयर होता तो, और लाइट इस तरह से आ रही होती तो, अब बता अब कैसे होगा। तो अपन क्या करते हैं कि जो अपन नॉर्मल मानेंगे ना, वो नॉर्मल इस तरह से मानेंगे कि ये सेंटर से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। सेंटर से होते हुए किस तरह से गुजरेगा, जैसे मान लो कि ये नॉर्मल है वो मेरा इस तरह से सेंटर से होते हुए गुजर गया, ठीक है। तो ये एंगल जो बनेगा ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा ये, तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में भी ये हमेशा बराबर होएगा, ठीक है। मान लो इसको इस तरह से समझ लो, जैसे ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो इस कर्व्ड सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मेरी रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से आई, इस तरह से। तो यहाँ से मेरा जो नॉर्मल होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से। यहाँ पे सेंटर मान लो इसका, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया नॉर्मल के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी तरीके की सरफेस हो, प्लेनर और नॉन प्लेनर, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, ये पहला लॉ आ गया। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरी सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये मेरा नॉर्मल हो गया। ये तीनों किस प्लेन में है? इस प्लेन में, और तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ हो गया कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है लाडले, ये दो रिफ्लेक्शन के लॉ हो गए। ठीक है, अब आप एक कंडीशन और पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस वो होता है जब आपका इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ में जीरो एंगल बनाए। अब बोलोगे कैसे? मान लो कि आपकी इस तरह की सरफेस है, इस तरह की सरफेस बना दी, आपकी ये इंसिडेंट रे आई इस तरह से। ठीक है, अब इस सरफेस पे आप नॉर्मल कैसे लोगे? इंसिडेंट पॉइंट से होते हुए गुजरने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मतलब जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल वो बनाऊंगा तो इस सरफेस के लिए कैसा बनेगा? इस तरह का नॉर्मल बन गया। तो यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है? जीरो। कितना है? 0 डिग्री। इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। या इसको ऐसे समझो कि आपकी ये सरफेस है, आगे एक सरफेस, इस सरफेस पे इंसिडेंट रे है वो इस तरह से है, तो ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया मेरा। अब इस इंसिडेंट पॉइंट के परपेंडिकुलर इस सरफेस के जो होगा वो क्या होगा? मेरा नॉर्मल। अब यहाँ नॉर्मल और इसके बीच में क्या एंगल है? 0 डिग्री। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये ध्यान में रखना कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है लाडले, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना। तो ये तो रिफ्लेक्शन का फंडा हो गया, सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपने को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में अपने पास में 2-3 चीज़ें आएंगी कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कितना होता है, किस तरह से अपन मेज़र करते हैं रिफ्रैक्शन को। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को देखना, और यहीं पे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे लाडले? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली अपन डिफाइन कैसे करते हैं? यहाँ पे जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन समझ लिया, रिफ्लेक्शन में ये बोल दिया है कि जिस मीडियम में आ रहा है उसी मीडियम में वापस चला गया। तो जैसे मान लो कि ये हमारा एक मीडियम है, मीडियम 1, और ये अपना क्या है? मीडियम 2, एंड दिस इज़ द सरफेस विच इज़ सेपरेटिंग द मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2। मान लो कि आपके पास में यहाँ पे एक पानी की बाल्टी है, ये दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, अब एक रे आई इस तरह से इंसिडेंट हो गई, जहाँ पे इंसिडेंट होगी उस सरफेस पे अपन एक परपेंडिकुलर लेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और जब ये रे इस मीडियम में एंटर करेगी तो इसके साथ में 2 फिनोमेना होंगे, या तो ये इस नॉर्मल की तरफ झुकेगी या इस नॉर्मल से दूर झुकेगी। मतलब क्या हो रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it travels from one medium to another medium, provided there is a existence of different optical density। मतलब ये क्या बोल रहा है मास्टर? अपन बोल रहे हैं कि मान लो कि ये नॉर्मल की तरफ झुक गया, सो दिस अब जब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था कि ये इस तरह से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हुआ क्या? ये इस तरह झुक गया इधर नॉर्मल की तरफ। तो अपन बोल रहे हैं कि ये इस तरह से हुआ कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट इस वजह से हुआ क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ अलग है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ अलग है। आप बोलोगे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ये मास डेंसिटी जैसे होता है, मास अपन वॉल्यूम, वही है क्या? नहीं, ये अलग है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे 2 चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक रेयरर मीडियम और एक आपका डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसिटी मैं अभी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, मैं नॉर्मल समझाता हूँ। आपने मान लो कि 2 मीडियम, एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है।
अब रेयर मीडियम कितना रेयर है और डेंसर मीडियम कितना डेंस है, ये कौन बताता है? अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ ए मीडियम विल बी डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप बोलोगे सर थोड़ा सा रुको, समझाओ इसको। देखो, रेयर मीडियम क्या होता है? जिसके अंदर लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर, लाइट ट्रेवल्स फास्टर। और वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये v क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। जैसे मान लो कि ये एयर मीडियम है, यहाँ पे एयर फिल हुई हुई है, तो इस एयर में कितनी वेलोसिटी है लाइट की, वो अपन अप्रोक्सीमेटली कितनी लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेयर मीडियम मतलब क्या है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर, और डेंसर मीडियम का मतलब क्या हो गया? लाइट ट्रेवल्स स्लोवर। 9th-10th में इस तरह के न्यूमेरिकल किए होंगे ना, क्वेश्चंस किए होंगे कि एक बंदे ने गोली मारी, वो दीवार में घुस गई, कितनी देर बाद में वो दीवार में स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी उसकी, वो मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस तरह के न्यूमेरिकल किए होंगे ना कि इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपको, इतना फोर्स वगैरह दे दिया, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करवाता है एक्सीलरेशन वगैरह दे करके। याद आ रहा होगा ना? तो देखे होंगे ना कि डेंस मीडियम में जब लाइट या कोई चीज़ प्रोपेगेट करती है तो उसको वो रेजिस्ट करता है। तो उस कंसेप्ट को जुगाड़ से समझा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं ऑप्टिक्स की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, पॉइंट ये है। यहाँ पे आपको बस इतना सा समझो कि रेयर मीडियम होगा उसके अंदर लाइट ट्रेवल विल फास्टर, और जो डेंसर मीडियम होगा इसमें लाइट ट्रेवल्स स्लोअर। तो यहाँ पे रेयर मीडियम में वेलोसिटी v1 मान लो और इसके अंदर वेलोसिटी v2 मान लो, तो v2 विल बी लेस देन बाई v1, मतलब v1 विल बी ग्रेटर देन v2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर डेंसर ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसके अंदर लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? अब ऑप्टिकल डेंसिटी की डिग्री कितनी है, हाउ ए पर्टिकुलर मीडियम इज ऑप्टिकली डेंस्ड, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? दैट विल बी मेजर्ड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में अपन R.I भी लिखते हैं, अपन इसको म्यू भी लिखते हैं, और इसको अपन n से भी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नीटा ईटा जो भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 सिंबल अपन बेसिकली यूज़ करते हैं जिनमें स्टैंडर्ड अपन म्यू ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये एक मीडियम है और ये एक मीडियम है, इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम 2 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? और वही कौन क्या बताएगा? मेरा ऑप्टिकली डेंस कितना होगा, ये मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है, ये कितना है। ठीक है, अब मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 मान लिया और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 मान लिया। अब ये म्यू डिटरमाइन करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है C/V। अब ये क्या है? C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। जैसे मान लो कि इस मीडियम में मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? μ1 = C/V1। अब C तो मेरी कांस्टेंट है, ठीक है, तो μ1 कैसा हो जाएगा? C कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अपन ने अभी बोला है कि एयर के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो भी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डिवाइड कर दिया, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो μ1 कितना आया? 1। μ1 की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, आ गई 1। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि लाइट के लिए कितना ऑप्टिकली डेंस्ड है मटेरियल, ये कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी एक यूनिट लेस वैल्यू होगी, डायमेंशन लेस वैल्यू होगी, ना तो इसके पीछे कोई मीटर पर सेकंड लगेगा, ना ही इसके कोई m0, l0, t1 जैसा कुछ डायमेंशन आएगी। तो मतलब इट इज़ ए यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस नंबर। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक चीज़ पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, इट विल इंडिकेट हाउ मच ए मीडियम इज ऑप्टिकली डेंस्ड फॉर लाइट।
कि लाइट ट्रेवल करना चाह रही है उसके लिए वो कितना डेंस्ड मटेरियल है, वो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू द 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड as light travels in the vacuum with the similar speed or the same speed the light will travel in air also। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विल बी इक्वल। समझ रहे हो ना इस पॉइंट को? अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है किसी चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 = C/V। भैया अपना फॉर्मूला क्या है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा, ये फॉर्मूला है। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 है, इसका मतलब क्या है? इसको क्या समझोगे, क्या मतलब क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि सर थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर लो लाडले। देखो यहाँ पे क्या हो गया, μ = 2 आ गया है ना, आ गया ना। ये अपन म्यू की जगह 2 रखेंगे, फॉर्मूला C/V है, बराबर आ गया। तो V = क्या आ गया? C/2। C/2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए medium is 2 then it will indicate that in that medium the velocity of the light will be half of the velocity of light in vacuum। मतलब 3.3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वैक्यूम में है, तो उस पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी उस मीडियम में हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि जब μ1 = 1 था तो लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में बराबर थी, लेकिन जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 हुई, लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी हो गई? आधी। अब मान लो कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि μ = 5, इस μ = 5 का क्या मतलब है? तो आप बोलोगे सर सिंपल सा C/5, मतलब कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 5 लिया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड 5 गुना कम है। ठीक है, अब 5 गुना किससे कम है? लाइट की स्पीड से। अब लाइट की स्पीड कितनी है वैक्यूम के अंदर, और स्टैंडर्ड मान लेंगे एयर का, तो एयर के अंदर कितनी है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। आप ऐसे बोलो कि मान लो कि म्यू की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो उस मीडियम में लाइट के लिए कितना ऑप्टिकली डेंस्ड होगा कि लाइट की जो स्पीड है उसका 3 गुना कम हो जाएगा, मतलब C/3। तो जितनी स्पीड थी उसका 1/3 हिस्सा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा सा और न्यूमेरिकली आपको समझाता हूँ और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा मैंने पॉइंट लिखा है। पॉइंट क्या लिखा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना बताया कि ये रे ऑफ लाइट है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, मतलब μ1 μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। ये आपको कंडीशन दे दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया ना? ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि चलो μ1 μ2 जो है वो μ1 से ज़्यादा है, तो इससे क्या क्या आप एब्रीविएशंस निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिफाइन कर रहा हूँ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और फॉर एयर डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मेरा सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ1 = C/V1। क्यों मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो इस मीडियम में V1 है, इस मीडियम में V2 है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, इसको लिखेंगे कैसे? μ2 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पढ़ने का तरीका समझ में आ गया? जैसे फोर्स वाले में बताया था ना, F12 F21, याद आ रहा है जियो फिजिक्स वाले लेक्चर में। यहाँ पे देखो मेरे को मीडियम 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो क्या करेंगे? C/V2।
ठीक है, क्यों, सी तो क्या कांस्टेंट है दोनों मीडियम के लिए। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना आएगा, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, इस तरह से अपन निकालेंगे C अपॉन V1, C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1। अब क्या होगा, μ2 अपॉन μ1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V1 अपॉन V2, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, μ1 V1 इक्वस टू μ2 V2। ये इधर चला जाएगा, वज्र गुणा कर रहे हैं अपन, वज्र गुणा क्या, ये रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया है यहाँ पे, μ1 V1 इक्वस टू μ2 V2। अब यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। अब कितना ग्रेटर देन है ये नहीं बताया, बस इतना पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज़ ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में फॉर्मूला क्या आया, μ1 V1 इक्वस टू μ2 V2। यहाँ पे μ2 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन μ1। अब ये इक्वेशन बराबर कब हो सकती है, जब V2 इज लेस देन V1 और V1 इज ग्रेटर देन V2। इसी सूरत में ये एक केस हो सकता है, मतलब कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन वेलोसिटी विल बी लोअर। ये जब ऑप्टिक साइन अपन डिसाइड करेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, और वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि वाई वी आर सेइंग दैट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर देन द वेलोसिटी विल बी लोअर एंड इफ द वेलोसिटी इज हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लोअर। ये चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। यहाँ से ये कंसेप्ट आपका बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने बोला था कि μ1 इक्वस टू C अपॉन V1। अगर μ1 मेरा 2 है, इसका मतलब क्या होगा, V1 कितना आएगा, C/2। अगर μ2 इक्वस टू C/V2, अगर μ2 मेरा 3 है तो V2 कितना आएगा, C/3। अगर μ3 मेरा 5 है तो V3 कितना आएगा, C/5। यहाँ से ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, सी वेलोसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी, और वेलोसिटी की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि कुछ मटेरियल होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है। ठीक है, मान लो डायमंड है, तो डायमंड के लिए विद रिस्पेक्ट टू एयर ही डिफाइन करते हैं। तो डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मान लो दे दिया 2.24 दे दिया या 2.4 दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल होता भी इतना सही है, मतलब लगभग यही वैल्यू होती है। मान लो कि मान लेते हैं कि 2.4 है। ठीक है, आपको वेवलेंथ दे दी दोनों मीडियम की, और आपसे पूछे या एक मीडियम की वेवलेंथ दे दे आपको और फ्रीक्वेंसी दे दे, और बोले कि बताओ दूसरे मीडियम की वेवलेंथ कितनी होगी। इस तरह के न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है। अब वेवलेंथ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सारा का सारा खेल वेलोसिटी से चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ का तो फंडा ही यूज़ नहीं हुआ सर, वेवलेंथ कहाँ से आ गया। इसको अपने को वेवलेंथ से और रिलेट करके समझना है। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसमें, रुको 2 मिनट। GSI की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर था उसके अंदर था ये। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि जो अपन वेलोसिटी डिफाइन करते हैं वो प्रोडक्ट होता है किसका, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कि किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन होगी। ठीक है, ऑप्टिकली डेंस्ड मटेरियल में ट्रेवल करिए तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रेवल करिए तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी।
सॉरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे लैम्डा की भी बात करें तो ये लैम्डा भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। तो वेलोसिटी एंड लैम्डा बोथ आर डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, मीडियम डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सोर्स के ऊपर कैसे, कि हु जनरेटिंग दी ऑसिलेशन। मतलब मान लो फिर लेंगे, मान लो कि ये नोड है, यहाँ से ये फिक्स है और मैं इसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और पर सेकंड में कितने ऑसिलेट करवाए मैंने, मान लो कि 10 ऑसिलेशन करवाए, ठीक है, 10 ऑसिलेशन पर सेकंड। अब ये सोर्स से जनरेट हो गए। अब चाहे आप इसको इस डायरेक्शन में भेजो, चाहे इस डायरेक्शन में भेजो, चाहे इस डायरेक्शन में भेजो, चाहे प्लेन से भेजो, चाहे रेल से भेजो, चाहे बस से भेजो, चाहे साइकिल से भेजो, चाहे पैदल जाके भेजो, चाहे पानी में भेजो, चाहे ग्लास में भेजो, चाहे डायमंड में भेजो, चाहे एयर में भेजो, किसी भी मीडियम में भेज दो, ये फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। क्यों, क्योंकि इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सोर्स विच इज़ जनरेटिंग दिस। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहेगी। तो अब यहाँ से रिलेशन आप देखेंगे वेवलेंथ और वेलोसिटी में कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब वेलोसिटी घटेगी तो लैम्डा घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा बढ़ेगा। सिंपल सा रिलेशन है। मतलब वेलोसिटी घटेगी तो लैम्डा घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा बढ़ेगा। शायद पहले मैंने उल्टा बोल दिया था, देख लेना, पॉइंट यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, मान लो कि मैं निकालना चाह रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, या सीधा सिंपल ये बोल रहे हैं कि म्यू वन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी अपॉन एफ लैम्डा वन आ गया। फिर म्यू टू निकालना है मुझे तो क्या आएगा, सी अपॉन एफ लैम्डा टू। ये जीएसआई के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखना इसको। यहाँ पे फिर ये मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसको मुझे डिटरमाइन करना, तो कैसे करेंगे, म्यू टू वन क्या हो जाएगा अपना, सी अपॉन एफ लैम्डा टू अपॉन सी अपॉन एफ लैम्डा वन। एफ से एफ कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। वैसा ही वेलोसिटी वाला रिलेशन इसके साथ में हो गया। अब आपसे अगर एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाए कि बताओ भाई साहब, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपको वेवलेंथ दी हुई है ना, और आपको दूसरे मीडियम की वेवलेंथ निकालनी है, ये कर लिया ना, लिख लिया ना आराम से। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपसे न्यूमेरिकल करवाता हूँ मैं। मान लो कि आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम, क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। मान लो डायमंड है तो डायमंड का आपको दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। अब आपने को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस नंबर। यहाँ पे आपसे बोला गया कि एयर के अंदर जो वेवलेंथ है लैम्डा है, ये है आपको मान लो 4000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो डायमंड के अंदर वेवलेंथ निकालो कितनी आएगी। आप बोलोगे हैं क्या क्या बोल दिया, क्या हो गया। तो आप सिंपली क्या करोगे, ऐसे मीडियम बनाओगे, इंसिडेंट करवाया, नॉर्मल बनाया, इंसिडेंट ये नॉर्मल की तरफ झुकाया आर, ये म्यू वन ये म्यू टू, ठीक है। अब म्यू टू अपॉन म्यू वन कितना दिया हो आपको 2.4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन या लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो लैम्डा वन आपको निकालना है, मतलब लैम्डा टू आपको निकालना है, और लैम्डा वन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, एयर का लैम्डा दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला अपना क्या आ गया था, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, यही फॉर्मूला है। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन कितना दिया हुआ आपको 2.4, लैम्डा वन कितना दिया हुआ आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा टू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो लैम्डा टू इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2.4 डिवाइड करके सॉल्व कर लो। या इसको और सिंपल बनाए तो ये मान लो कि 4800 है, 4800 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे और सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, 24 दूनी 48,
ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, ये 0 ऊपर चला जाएगा एक और, ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार कटेगा तो ये 2000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा λ2। समझ रहे हो ना। अब यहाँ से आप देख रहे हो ना कि एयर के अंदर λ1 ज़्यादा था, मतलब 4800 एंगस्ट्रॉम था, और इस डेंसर मीडियम में लैम्डा कितना आया है 2000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे समझ पा रहे हो ना इसको कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज ग्रेटर देन दिस, देन द वेवलेंथ ऑफ दिस मीडियम विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपसे कि ये म्यू की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 हो सकती है क्या? म्यू की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 हो सकती है क्या? इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया, सुन लो कान खोल करके लाड लो, अगर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया तो इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की डेप्थ में जाकर के बेसिक्स पढ़ाना बंद कर दूंगा। बहुत साफ़ सुथरे शब्दों में बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर लेना, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए कि म्यू की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो कैसे, ठीक है, तो ये आप मेरे को बताओगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ बेसिक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े आपके डेवलप हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, सॉरी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो क्या था समझ गए ना, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, यह नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगा, बेंड हो जाएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या था, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल पे वापस उसी मीडियम में चला गया, ये क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया था। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है। कुल मिलाकर के ऐसा ही तो हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर से डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जब एक रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब कितना झुकेगी, या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है, या यूँ बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कितना कम है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन में तो समझ में आ रहा था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कैपिटल आर मैं बता रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जिस एंगल पे आ रही थी उसी एंगल पे वापस चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कितना कम है, मान लो जैसे यही सरफेस है अपने पास में, यही सरफेस है, ठीक है, ये एक रे इंसिडेंट हुई, यह नॉर्मल आ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये इधर नॉर्मल की तरफ डेविएट, फिर ठीक है, इसी मीडियम में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये एंगल ऑफ जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर तीसरे केस में मैंने ये इसको और बढ़ा दिया, तो ये थोड़ा और बढ़ गया। फिर चौथे केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने और बढ़ा दिया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा और बढ़ गया। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। अब कितना ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? तो यहाँ पे आए अपने स्नेल या स्नेल्स, ठीक है, स्नेल्स लॉ, ये अपने को बताएगा कि ये इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं, काफ़ी ड्यूरेशन हो गई है, बेसिक्स समझने ज़रूरी हैं, तो इसको आप अच्छे से गूंथ लो, अच्छे से, एकदम बेसिक है। फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ में, ठीक है। और आप अगर कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं मेरे क्विज़ के, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना उनके, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख देता हूँ बोर्ड पे ही, और उनके आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
ये आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, आप आराम से लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ़ द वेलोसिटी इज़ 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम if the refractive index is 2.5 and wavelength in a rarer medium is 5000 nanometer. Question 3 है, what will be the effect on the frequency of light if it travels from denser medium to rarer medium। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लेना, जो बताया था ना कि कैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, इफ़ यस देन जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, इफ़ नॉट देन अगेन जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपको ये क्विज़ वगैरह का जितना भी प्रिविलेज है सब ख़त्म कर देंगे हम। अब आप देख लेना अपने हिसाब से।